वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 11th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कौन से हैं? न्यूटन, जूल, वाट एंड पास्कल। तो हमारा जो आंसर है न्यूटन। जो न्यूटन है वो एसआई यूनिट है फोर्स की। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो जूल है वो हीट के यूनिट है, वाट पावर के, पास्कल प्रेशर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। According to Newton first law of motion, an object at rest tend to stay at rest and an object in motion tend to stay in motion unless acted upon by what? Means न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक हम इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। फ्रिक्शन जो है एक एक्सटर्नल फोर्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्स। फोर्स को कैलकुलेट करने के कौन सा फॉर्मूला है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following Newton's law is known as law of inertia? तो इनमें से कौन सा जो न्यूटन लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया से कंपेयर किया जाता है कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वही न्यूटन लॉ है, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट लॉ। फिफ्थ क्वेश्चन। If a car is moving at a constant speed in a straight line, what can be said about the net force acting on it? It means अगर कोई कार जो है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो उस केस में जो नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। इट मीन्स फोर्स अगर जीरो होगी तो देयर इज नो नेट फोर्स। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। According to Newton third law of motion, for every action there is equal and opposite reaction. Option A is our correct answer. Question number 7. Which of the following quantity is a vector? इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी मीन्स both have magnitude and direction. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ। किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. In which direction does friction act when object is moving on a surface? अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव कर रहा है तो उस फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगी। ऑप्शन ए ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. When an object is in equilibrium, then नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी? वो क्या होगी? जीरो। नेट फोर्स कोई भी नहीं लगेगी। नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड आंसर इज जीरो। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसके ऑपोजिट लगती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगती है। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. विच लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन? इनमें से कौन सा लॉ ऑफ मोशन जो है वो फ्रिक्शन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है? न्यूटन सेकंड लॉ जो है इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ न्यूटन सेकंड लॉ। Two bullets are fired simultaneously horizontally and with different speed from the same place. Which
बुलेट हिट ग्राउंड फर्स्ट, कि 2 बुलेट हैं जो साइमल्टेनियसली जो फायर्ड हुई हैं और उनकी जो स्पीड है वो क्या है, डिफरेंट है, और उनमें से कौन सी बुलेट ग्राउंड को फर्स्ट जो है हिट करेगी। सो बोथ विल रीच साइमल्टेनियस, दोनों जो है साइमल्टेनियसली पहुंचेगी, क्योंकि उस केस में एयर जो है रेजिस्ट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कौन सा होता है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशन में। ठीक है, सो ये हमारा हॉरिजेंटल है और ये हमारा वर्टिकल मोशन है, ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसकी जो कर्व होती है वो पैराबोलिक फॉर्म में होती है। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, पैराबोलिक कर्व। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? दैट इज 45 डिग्री। सो ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन इन थर्मोडायनेमिक? इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है थर्मोडायनेमिक? इंथैल्पी, इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जाम्पल है? सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होते हैं जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज? हीट इंजन की एफिशिएंसी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो उस केस पे नेट फोर्स क्या होगी? उस केस पे नेट फोर्स कोई भी नहीं होगी, तो आंसर हमारा क्या होगा? 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। When force is applied to an object, it result a change in the object. जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट अस कंसीडर, हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करा है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से वो क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर है ऑप्शन सी। सो पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड अ बॉडी टू प्रोड्यूस? जब हम किसी बॉडी के ऊपर नेट टोटल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस्ड होता है? मे बी रिटार्डेशन, मे बी एक्सेलरेशन, दोनों ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिटार्डेशन जो है वो एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए और बी इज द करेक्ट। Now question number 22, when a car move on a road with uniform speed of 30 km per hour, then the net resultant force on the car is? अगर कोई कार जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मींस यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस केस में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होएगा? 0, क्योंकि उस पे कोई फोर्स, नेट फोर्स लगेगी ही नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज एसआई यूनिट ऑफ पास्कल? पास्कल के एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर। सो प्रेशर जो है पास्कल के, प्रेशर जो है, प्रेशर के यूनिट क्या है? पास्कल। सो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसके यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट इन एसआई सिस्टम? इनमें से कौन सा बेस यूनिट नहीं है एसआई सिस्टम का? सो जूल इज नॉट अ बेस यूनिट इन एसआई सिस्टम, क्योंकि जूल जो है ये ड्राइव्ड यूनिट है, और ये किसका ड्राइव्ड यूनिट है? ये एनर्जी का ड्राइव्ड यूनिट है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है?
सो ऑप्शन बी एमीटर। एमीटर ही ऐसा डिवाइस है जिसको हम करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, थर्मोमीटर से टेम्परेचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बैरोमीटर से प्रेशर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26, द किलोग्राम इज द एसआई यूनिट फॉर विच फंडामेंटल क्वांटिटी। तो किलोग्राम किसके एसआई यूनिट है? मास के। मास जो है किलोग्राम के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रेफिक्स नैनो इन द मैट्रिक सिस्टम रिप्रेजेंट। तो नैनो को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? 10⁻⁻⁹। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। हम 10⁻⁻⁹ को 1 मिलियंथ भी कहते हैं, 1 बिलियंथ। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? सो स्केलर क्वांटिटी मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम द सेकंड इज डिफाइंड बेस्ड ऑन। सेकंड को किसके ऊपर बेस किया जाता है? द सीजियम एटॉमिक क्लॉक। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। इनमें से कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी है? सो लेंथ, मास, लेंथ और टाइम जो हमारे होते हैं वो होते हैं फंडामेंटल, और वॉल्यूम जो होता है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सो उसका आंसर जो होता है एम क्यूब होता है। सो एम क्यूब कहाँ से आता है? लेंथ, मास और टाइम से, फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होके आता है। सो वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है? सो वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। First bullet is fired horizontally from a height and the second bullet is dropped from the same height. Both the bullet wire hit the ground. तो आंसर क्या आएगा? Simultaneously. So option A is the correct answer. At uppermost, question number 33. At uppermost point of a projectile, its velocity and acceleration at angle क्या होगा? It means uppermost point पे जो प्रोजेक्टाइल है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कौन सा एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कौन सा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैविंग डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्राजेक्टरी? इट मींस एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में उसका ट्राजेक्टरी का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? वो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि वो किस तरह का बनाएगा प्रोजेक्टाइल? इस तरीके से ट्राजेक्टरी बनाएगा। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इन केस ऑफ एन एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, what is the angle between velocity and acceleration at highest point? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या एंगल होगा? दैट इज 90 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 36, if the time of flight of projectile is double, the maximum height attained will be। अगर किसी प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको अगर हम डबल करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट, जो हाइट में जो इंक्रीज होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी? वो 4 टाइम्स अटेन होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, इट्स एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी? डायरेक्टेड डाउनवर्ड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, two bullets are fired horizontally from the same height with different velocity. Which bullet reach the ground first? दो बुलेट हैं, उनको फायर किया हॉरिजेंटली
सेम हाइट पे और वेलोसिटी दोनों की क्या है, डिफरेंट है, पर कौन सी बुलेट जो है ग्राउंड में पहले पहुंचेगी? सो आंसर जो है बोथ साइमल्टेनियसली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कार्नोट साइकिल इज एन आइडियलाइज्ड मॉडल फॉर विच टाइप ऑफ इंजन? ये किस टाइप का इंजन होता है कार्नोट? ये हीट इंजन होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, in an isothermal process which property of a gas remain constant? isothermal process में कौन सी प्रॉपर्टी जो है कांस्टेंट रहती है? सो आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रहता है और आइसोबैरिक के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, which of the thermodynamic process occur with no heat exchange with surrounding? थर्मोडायनेमिक के जो 4 प्रोसेस है उनमें से ऐसा कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें हीट जो है एक्सचेंज नहीं होती, हीट एक्सचेंज नहीं होती? वो है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक ही एक ऐसा प्रोसेस है जो हीट को एक्सचेंज नहीं करता। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज एन ऑर्डर। न्यूक्लियर फोर्स की किस रेंज क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स वो होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करके रखता है। तो वो कितनी रेंज में, ये इनमें से कौन सी रेंज है जिसमें ये न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करते हैं? वो रेंज है 10⁻⁻14 मीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन, फिजिकल डील्स विद द स्टडी ऑफ। फिजिक्स किसके साथ डील करती है? वो नेचर को और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करती है। ना ही वो प्लांट्स को स्टडी करती है, ना एनिमल को, ना ओशियंस को। वो नेचर को स्टडी करती है, उसके फिनोमेनास को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व? इनमें से कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी जो है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट मे बी कंजर्व्ड। सो ये कंजर्व्ड रहती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इज Cp ग्रेटर देन Cv? क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर देन है स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम? यस, क्योंकि Cp के केस में प्रेशर कांस्टेंट होता है और जैसे ही हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को तो प्रेशर गैस का इंक्रीज करेगा और कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। और Cv के केस में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। Question number 46, in the Carnot engine real gas is used as a working substance। वर्किंग सब्सटेंस ही अगर हम कार्नोट इंजन लेते हैं उसमें हम रियल गैस यूज करते हैं वर्किंग सब्सटेंस के लिए? फाल्स, हम आइडियल गैस लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 47, internal energy of ideal gas depend on volume and temperature of gas? False. So option B is the correct answer. Rolling friction is always more than sliding friction? Rolling friction कम होती है sliding friction से। So option B is the correct answer. ये statement false है। Question number 49, when a lift fall freely, a man inside the lift feel weightless। जब कोई लिफ्ट फॉल करती है फ्रीली तो उस केस में जो आदमी है, एक मैन है, वो उसका जो वेटलेसनेस हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रू है स्टेटमेंट। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50, नॉर्मल रिएक्शन इज मेजर्ड इन अ न्यूटन? यस, नॉर्मल रिएक्शन को हम किसके साथ मेजर करते हैं? न्यूटन से। ट्रू, ये आंसर इज ट्रू। थैंक यू।